व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जो सभी के जहन में ये रहता है कि जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो किस तरह से वो काम करती है, कैसे काम करती है, या वो जो हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो बैक्टीरिया के कौन से पार्ट को डैमेज करती है, मतलब किस तरह से वो बैक्टीरिया को डैमेज करती है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक्स किस इन्फेक्शन में काम करती है, किस इन्फेक्शन में उसका उपयोग किया जाता है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल होता हो। एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ही कम करती है, यानी कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ही खत्म करती है। और बैक्टीरिया का शरीर पर होना एक आम बात होती है, और बैक्टीरिया की वजह से काफी तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस हुई या निमोनिया हुआ या टाइफाइड हुआ या सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह इन्फेक्शन हो जाते हैं। दोस्तों, पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होता है तो उसको किस तरह से निष्क्रिय किया जा सके, यानी कि नष्ट किया जा सके। और बैक्टीरिया को नष्ट करने के सिर्फ दो ही तरीके होते हैं, या तो बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जाए या फिर जो उसकी ग्रोथ है उसको रोक दिया जाए। और बैक्टीरिया को खत्म करना हो या फिर उसकी ग्रोथ को रोकना हो तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे अगर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, यानी कि जो सेल वॉल होती है, अगर उसको नष्ट कर दिया जाए तो बैक्टीरिया खुद ही खत्म हो जाएगा या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और दूसरा, जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम्स। तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। और तीसरा ये है कि जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रिप्लेस हो रहा है, मतलब कुछ ऐसी एंटीबायोटिक भी होती हैं जो बैक्टीरिया के जेनेटिक मॉलिक्यूल को डैमेज करती हैं जिससे कि वो अपनी तादाद न बढ़ा सके। और कुछ एंटीबायोटिक्स आरएनए पर भी वर्क करती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं एंटीबायोटिक्स के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म करने के। दोस्तों, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी के बारे में। और सबसे पहले की अगर मैं एंटीबायोटिक की अगर बात करूं तो वो आती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं वो सभी बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करती हैं। जैसे एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती हैं। और जो पेनिसिलिन बी और पेनिसिलिन जी, ये नैरो स्पेक्ट्रम में आती है, यानी कि छोटे स्पेक्ट्रम में आती है। और नेफ्सिलिन, ऑक्सीसिलिन, क्लोक्सिसिलिन, डायोक्सिलिन और मेथिसिलिन, तो ये सभी जो आती है बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम में आती है, यानी कि बहुत ही छोटे स्पेक्ट्रम में आती है। और जो पेपरासिलिन है, टाइगासिलिन है, मेजलोसिलिन है, कार्बोनिसिलिन है, ये सभी जो आती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आती है। और जो पेनिसिलिन के अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती है इन सभी का जो यूज किया जाता है तो वो जैसे अपर चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर आरटीआई में, या गले में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर कान में इन्फेक्शन हो जाना, या किसी के स्टेज वगैरह यानी कि टाँके लगे हों तो उनको सुखाने में काफ़ी हेल्प करती है। और सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह जो इन्फेक्शन होता है उसमें भी काफ़ी हेल्प करती है। मतलब जो मैं ये बता रहा हूँ ये इसके मेनली यूज हैं जो ज़्यादातर इसमें देखे गए हैं। बट वो डॉक्टर की मर्जी है वो किस तरह से इसका यूज करे, किस इन्फेक्शन में यूज करे, इसके तरह तरह के यूजेस होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें दोस्तों तो वो आता है बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम में जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं ये भी सेल वॉल को ही नष्ट करती है, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको नष्ट करती है। और इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे सेल्वेक्टम हुआ, टेजोबैक्टम हुआ, कैल्वोनिक एसिड हुआ, ये सभी कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती हैं। और इन सभी का जो यूज किया जाता है जैसे ये भी सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह और लंग्स की बीमारी के अंदर और यूटीआई के अंदर या साइनस वगैरह जो बीमारी होती है इन सभी में इसका यूज देखा जाता है। और वैसे इनके भी बहुत सारे यूज होते हैं, डॉक्टर की अपनी चॉइस होती है वो किस तरह के इन्फेक्शन में इसका यूज करे, वरना जो मैं बता रहा हूँ वो इनके मेनली यूज हैं। इसके बाद आता है सेफेलोस्प्रिन ग्रुप। इसके अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं ये भी सेल वॉल को ही नष्ट करती हैं। बट ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है दोस्तों। इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं वो जनरेशन बाई आती हैं, यानी कि समय समय पर जिस तरह से अपडेट आते गए वैसे ही एंटीबायोटिक्स को जनरेशन बाई ऐड कर दिया गया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, या फोर्थ जनरेशन है, या फिफ्थ जनरेशन है। इसमें फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे सेफेलॉक्सिन है, सेफेड्रोक्सिल है, या सेफ्रोथिन है, या सेफ्लोराइडिन है, इस तरह की जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं ये सभी फर्स्ट जनरेशन में आती है। सेकंड जनरेशन में सेफ्रोक्सिम, सेफोमेट्रोजोल, सेफोडाइटन, सेफोजाइडन और सेफ्रोजिल, ये सभी सेकंड जनरेशन में आती है। थर्ड जनरेशन में सिफेक्सिम, सेफोटैक्सिम और सेफोपेराजोल, सेफ्ट्रियाजोन और सेफ्टिजोक्सिम। फोर्थ जनरेशन में सेफेपाइन, सेफेपाइरोल और फिफ्थ जनरेशन सेफ्टिबाइप्रोल, सेफ्टेरोलाइन। और ये सभी एंटीबायोटिक्स सेफेलोस्प्रिन ग्रुप के अंदर आती हैं और ये सभी के सभी सेल वॉल को ही नष्ट करती हैं। इन सभी के यूजेस की अगर बात करें तो जैसे हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, या स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, या सॉफ्ट टिश्यूज में इन्फेक्शन हो जाता है, आरटीआई, यूटीआई, अपर आरटीआई, और जो इन्फेक्टेड डिजीज हो जाती है जैसे निमोनिया हो जाता है, या टाइफाइड, या मेनिंजाइटिस वगैरह, इस तरह की सभी बीमारियों में जो सेफेलोस्प्रिन ग्रुप है वो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। बात करते हैं दोस्तों कार्बोपेनम की। कार्बोपेनम के अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे मेरोपेनम है, अर्टापेनम है, या डोरीपेनम है, तो ये सभी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको नष्ट करते हैं। और इन सभी के यूजेस की अगर मैं बात करूं तो ये हाई इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। अगर पेशेंट वेंटी पे है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें इसका यूज किया जाता है। और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों में भी इसका यूज काफी अच्छा देखा गया है। नेक्स्ट है मोनोबैक्टम। ये भी सेल वॉल को ही नष्ट करता है। इसमें एस्टियोनम आता है।
इसके अगर यूजेस की अगर मैं बात करूं तो जैसे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है या महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है जैसे ओवरी वगैरह में या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन सभी में इसका यूज काफी अच्छा होता है। बात करते हैं दोस्तों ग्लाइकोपेप्टाइटिस की। इसके अंदर जो वैंकोमाइसिन आता है इसका यूज तब किया जाता है जब किसी पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है या फिर पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है, तब इसका यूज किया जाता है। जैसे डायरिया हो जाता है या फिर आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है या कोलेस्ट्रम जैसा इन्फेक्शन हो जाता है, तब इसका यूज किया जाता है। सो दोस्तों ये वो एंटीबायोटिक थी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी उस पर हमला कर रही थी। अब ऐसी एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। इसमें सबसे पहले अगर बात करें तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स, जिसमें अमीगासिन ये एक मल्टी ड्रग है। ज्यादातर डॉक्टर इसको कंबाइन करके लगा ही देते हैं। इसका यूज बहुत सारी बीमारियों में और बहुत सारे इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है। इसको अगर एक शब्द में अगर डिफाइन करूं दोस्तों तो इट्स ए कॉम्प्लीमेंट्री ड्रग। और इसमें जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन या टोब्रामाइसिन जैसी ड्रग्स अमीनोग्लाइकोसाइड्स के ग्रुप में आती हैं और इन सभी का यूज जैसे ऑप्थेल्मिक डिजीज है या स्किन डिजीज है या कफ प्रॉब्लम है या लंग्स प्रॉब्लम है, तो इन सभी का यूज इन सभी में किया जाता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है, जैसे लंबे समय तक जो ट्रीटमेंट चलता है। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन। इसमें जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं वे सभी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। और इसमें जो एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन हुआ, एक इसी के नाम से आती है टेट्रासाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन। और इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जैसे गनोरिया, क्लेमिडियल इन्फेक्शन हो जाता है या महिलाओं में बीमारी हो जाती है, उसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और फेस पे जो प्रॉब्लम होती है जैसे एक्नी वगैरह या फोड़े फुंसी या मुहासे वगैरह, तो इन सभी में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है देखने के लिए। इसके बाद आता है ऑक्सीजोलाइडोनोस। ये भी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। और इसमें जो एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे लिंजोलिड और टाइडजोलिड, इसके यूजेस की अगर बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में या कैंसर इन्फेक्शन में और निमोनिया इन्फेक्शन में या लंग्स इन्फेक्शन में और सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन में। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोग्रामिस, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। और इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं डेफ्लोप्रिस्टिन और क्यूनोप्रिस्टिन, और इसके यूजेस की अगर बात करें तो ये सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन में काम करती है और स्किन इन्फेक्शन में काम करती है। वैसे तो इसका यूज बहुत कम होता है और देखने को भी कम मिलती है। क्लोरोफेनिकोल भी एक एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। इसका यूज ज्यादातर हैजा जैसी बीमारी में होता है और कुछ डॉक्टर इसको टाइफाइड में भी इसका यूज करते हैं। बट ये कुछ देशों में बैन है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट को इसको खाने से एप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। अब बात करते हैं मैक्रोलाइड्स की। इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये सभी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे बहुत अच्छा काम करती है। और इसके यूजेस की अगर बात करें तो जैसे इन्फ्लुएंजा, स्किन प्रॉब्लम या ट्रेकियल इन्फेक्शन, जो थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया में या लंग्स वगैरह में, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। इसके बाद आता है लिंकोसामाइड्स, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। इसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स आती हैं जैसे क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन, इसके ज्यादातर जो यूज देखे जाते हैं जैसे जेल वगैरह फॉर्म में एक्ने वगैरह के लिए फेस पे और स्किन प्रॉब्लम के लिए और ईयर प्रॉब्लम और लंग्स इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी एंटीबायोटिक्स के बारे में जो डीएनए को डैमेज करती है, यानी कि जो जेनेटिक मॉलिक्यूल होता है बैक्टीरिया का उसको डैमेज करती है। और इसमें सबसे पहले फ्लोरोक्विनोलोन्स, इसमें जितनी भी एंटीबायोटिक्स आती हैं वो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स को यानी कि डीएनए को डैमेज करती हैं, जैसे मॉक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन एक्सेट्रा। मतलब आपने इसका इन सभी का नाम सुना होगा। और ये सभी की सारी जो डीएनए को डैमेज करती है, जिससे कि धीरे धीरे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाता है। और इन सभी के यूजेस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्थेल्मिक डिजीज, रेनल डिजीज, मतलब मल्टी चॉइस इन्फेक्शन में इनका यूज किया जाता है। और इसके बाद आता है क्विनोलोन्स, ये भी डीएनए को डैमेज करती है और इसमें नाइलेटिक एसिड आता है और ये ग्राम बैक्टीरिया पर वर्क करता है। बात करते हैं फोलेट सिंथेसिस की। अगर फोलेट सिंथेसिस रुक जाता है तो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। और इसमें सल्फोनामाइड, इसके यूजेस की अगर बात करें तो आई इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये हर किसी को सूट नहीं आती, इसी वजह से इसका बहुत कम यूज होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोइमिडाजोल, और इसमें टाइनाइडाजोल, ओरिंडाजोल और मेट्रोनाइडाजोल। और इसके यूजेस की अगर बात करें तो फूड पॉइजनिंग, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है रिफाम्सिन, जो एमआरएनए पे वर्क करती है और एक एंटी ट्यूबरक्लोसिस है। और टीबी के लिए दो ही एंटी ड्रग हैं, पहली आइसोनियाजिड और दूसरी रिफाम्सिन। तो दोस्तों यही था आज के लिए। अगर कोई एंटीबायोटिक छूट गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।